नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 पीएम और मैं हूं आपके साथ में शोभित पाठक। बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर अभी भी रस्साकसी जो है वो देखने को मिल रही है। एक तरफ तो आरएसएस है, दूसरी तरफ बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व है, यानी कि गुजरात लॉबी है। अब खबरें तो यहां तक निकलकर सामने आ रही हैं कि अब ये जो बातचीत है वो दो गुटों में बढ़ती हुई नजर आ रही है और नतीजा जो है वो अभी भी फंसा हुआ है। इस पर कोई बातचीत नहीं हो पा रही, बातचीत आगे नहीं बढ़ पा रही है कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद पर कौन विराजेगा, ये कुर्सी किसे सौंपेगी, बीजेपी का हस्तक्षेप कितना है, आरएसएस का हस्तक्षेप कितना है, योगी आदित्यनाथ की क्या भूमिका है। क्योंकि इनके द्वारा जो लिस्ट भेजी गई थी उसको भी जो बीजेपी लॉबी है, यानी कि गुजरात की लॉबी है, उसने दरकिनार कर दिया है, रिजेक्ट कर दिया है और उसमें कुछ अपने संशोधनों को मिलाकर जो है वापस से उसको भेज दिया है। क्या यही तर्क सही है जो जिस पर मैं बातचीत कर रहा हूं, या पर्दे के पीछे की कहानी कुछ और है? इन्हीं सब मुद्दों पर विस्तार से बातचीत करेंगे। हमारे साथ में इस वक्त वरिष्ठ पत्रकार केपी मलिक जी जुड़ चुके हैं। केपी मलिक जी, आपका 4 पीएम पर बहुत बहुत स्वागत है। सर, आज आपसे समझना चाहूंगा कि तमाम मामले हैं इस वक्त उत्तर प्रदेश में, लेकिन सबसे ज्यादा इस वक्त सुर्खियां जो बटोरता हुआ नजर आ रहा है वो रस्साकसी का खेल है। एक तरफ तो बीजेपी है, दूसरी तरफ जो है आरएसएस है। कहा जा रहा था कि हरियाणा चुनाव के बाद से सब कुछ सामान्य है। आरएसएस जो है धरातल पर उतरकर बीजेपी के लिए राजनीतिक पिच को भी तैयार करता हुआ नजर आ रहा है, बीजेपी को सीधा फायदा भी मिलता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन एक कहानी और इस वक्त चर्चा बटोरती हुई नजर आ रही है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष पद को लेकर अब मामला जो है वो फंस गया है या फंसता हुआ नजर आ रहा है। वजह क्या है? क्या ये तस्वीर आपको भी ठीक लग रही है जैसा कि बीजेपी महकमे की तरफ से दिखाई जा रही है, या कुछ और इतर कहानी है? देखिए शोभित, अगर हम देखें भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए कई महीनों से कवायद चल रही है। लोकसभा के चुनाव से पहले ही राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा का कार्यकाल समाप्त हो चुका है। उसके बाद ये हुआ कि भाई लोकसभा के अध्यक्ष हैं, लोकसभा अध्यक्ष लोकसभा के चुनाव होने के बाद में फिर राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाम पर जब चर्चा होती है, तो क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जो 400 पार का नारा लेके चल रही थी और इन्हीं राष्ट्रीय अध्यक्ष ने एक मैसेज दिया था लोगों को, आरएसएस को, कि अब हमें आरएसएस की जरूरत नहीं है, हम अपने पैरों पे खड़े हो चुके हैं। तो उनका हश्र जब इन्होंने लोकसभा चुनाव में देखा तो ये बैकफुट पे आ गए और अब आरएसएस फिर इनके सिर पे खड़ी है। अब बिना आरएसएस की सहमति के नया राष्ट्रीय अध्यक्ष बन नहीं पा रहा है, अपनी पसंद का ये राष्ट्रीय अध्यक्ष बना नहीं पा रहे हैं। तो ये जद्दोजहद लंबे समय तक चल रही है और भाजपा का जो शीर्ष नेतृत्व है वो धीरे धीरे समय टालने की प्रक्रिया इसमें लगातार जारी रखे हुए है। आप देख रहे हैं, पहले ये हुआ कि जी अभी 4 राज्यों के चुनाव हैं, हरियाणा, महाराष्ट्र, कश्मीर और झारखंड में चुनाव हुए हैं। उसके बाद चारों राज्यों में चुनाव होने के बाद में भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा और महाराष्ट्र जीतने के बाद, उसके बाद दिल्ली जीतने के बाद थोड़ा सा अपर हैंड बना लिया है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये आरएसएस को इतना दबा लें कि भाई आरएसएस आपके दबाव में आके आपके नाम सुझाए हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष के कुर्सी पर बिठाने के लिए आपका सपोर्ट करे। ऐसा नहीं है, क्योंकि आरएसएस की भी कुछ अपनी शर्तें हैं। आरएसएस भी अपना दबाव चाहती है और आरएसएस किसी ऐसे व्यक्ति को चाहती है जो सर्वमान्य हो। अब कोई रबर स्टैंप राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं चलेगा जिसको गुजरात लॉबी चाहती है, उसी से गुजरात लॉबी परेशान है। और आपने जिस प्रकार से कहा कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ ने जो सूची शीर्ष नेतृत्व, केंद्रीय नेतृत्व को भेजी थी, वो इन्होंने वापस कर दी। उसमें कुछ लोगों के नाम काटने, कुछ लोगों के नाम जोड़ने के लिए कहा गया है। उसकी कवायद उत्तर प्रदेश में चल रही है। आपने देखा होगा कल ही कुछ ब्लॉक अध्यक्ष और दूसरे अलीगढ़ जिलों में और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में लगातार नए लोग बनाए जा रहे हैं, उनकी घोषणाएं की जा रही हैं। क्योंकि भाजपा के जो संविधान में लिखा है कि कम से कम आधे से अधिक राज्यों में जब तक कार्यकारिणी नहीं होगी, जब तक प्रदेश अध्यक्ष नहीं होंगे, तब तक राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव ही नहीं हो सकता। तो हमारी जो खबर है 12-13 राज्यों में ही अभी तक भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हैं। अभी नए अध्यक्ष बनने हैं, उसके बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने की प्रक्रिया आगे होगी। लेकिन उसमें क्या हमें देखना होगा कि क्या उसमें
जानबूझ के देरी की जा रही है या उसके कोई दूसरे कारण है, या भारतीय जनता पार्टी का आज का जो शीर्ष नेतृत्व है वो उसमें कोई दूसरी चीज ढूंढ रहा है। तो ये सारी चीजें हैं। मेरे सूत्र जो बता रहे हैं, मेरी जो खबरें हैं, अभी 21 से 23 तक बेंगलोर में आरएसएस की एक बैठक है। उससे पहले भी कुछ लोग मीटिंग वहां पे कर रहे हैं बेंगलोर में, तो वो अपनी रणनीति बना रहे हैं। देखिए, संघ ये चाहता है कि कोई इस प्रकार का व्यक्ति राष्ट्रीय अध्यक्ष बने जिसकी मान्यता संघ में भी हो और भाजपा में भी हो, और थोड़ा अच्छा बोलने वाला हो, हिंदी भाषी हो। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का कहना यह है कि उत्तर भारत के हिंदी पट्टी के राज्यों में लगभग हमने सभी राज्यों में सफलता हासिल कर ली है। अब हमें जोर आजमाइश साउथ में भी करनी चाहिए। तो भारतीय जनता पार्टी कोशिश कर रही है कि साउथ से, तमिलनाडु से या आंध्र प्रदेश से कोई व्यक्ति आए जिसको राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जा सके, ताकि जनाधार भारतीय जनता पार्टी का वहां बढ़े। अब इसमें कोई ऐसी दो राय है नहीं कि आरएसएस इस मुद्दे को मना करेगा, भाई क्यों ना बढ़े, क्योंकि चाहता तो संघ भी है कि भारतीय जनता पार्टी का प्रचार प्रसार हो और वो देश के अधिक से अधिक राज्यों में सरकार बनाए। तो इसलिए यहां भी सहमति बन सकती है कि कोई साउथ के नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। जिसमें मेरे पास जो नाम आते हैं उसमें मैं देखता हूं कि बंदी संजय कुमार हैं, अभी गृह राज्य मंत्री हैं, उनका नाम बहुत तेजी से चल रहा है। दूसरे नंबर पे जी किशन रेड्डी हैं, वो भी हैदराबाद से आते हैं, उनका नाम भी चल रहा है। एक वो जय श्रीनिवासन है, वहां से तमिलनाडु से, उनका भी नाम चला। तो कई ऐसे नाम हैं जिनको हिंदी लोग जानते नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है कि ऐसा पहली बार है, उससे पहले भी कई लोग साउथ से बन सकते हैं। वेंकैया नायडू पहले रहे हैं, पहले कई सारे लोग। तो अभी भारतीय जनता पार्टी ऐसी चीज देख रही है कि साउथ में हम किस प्रकार से बढ़े। अगले साल तमिलनाडु में चुनाव है, तो भारतीय जनता पार्टी भले ही वहां इस स्थिति में ना आए कि सरकार बना ले, लेकिन वहां पे एक अच्छी पोजीशन भारतीय जनता पार्टी अपनी खड़ी करे। इसलिए भारतीय जनता पार्टी साउथ में अपना आधिपत्य बनाने के लिए, अपनी हाजिरी लगाने के लिए एक ऐसा चेहरा चाहती है जिसकी स्वीकार्यता कम से कम दक्षिण भारत में हो, और उसके नाते भारतीय जनता पार्टी वहां आगे बढ़ सके। ये कवायद भारतीय जनता पार्टी में चल रही है। जी जी सर, एक तरफ तो ये नाम है जिनका जिक्र आपने किया, ये बीजेपी की मंशा भी है कि इन नामों को जो है प्राथमिकता दी जाए, ताकि ये नाम जो ऐसे हैं ये नाम के तौर पर तो पद पर आ जाए, लेकिन काम जो है वो मोदी जी और शाह जी ही करें। दूसरी तरफ एक बातचीत ये भी है कि आरएसएस के भी कुछ नाम है, आरएसएस के तरफ से भी कुछ नाम है, जैसे कि संजय जोशी जी हैं और वसुंधरा राजे जी का भी नाम जो है वो चल रहा है, आरएसएस उसको प्रमोट करता हुआ नजर आ रहा है। तीसरा नाम जो है शिवराज सिंह चौहान का। लेकिन इन नामों के साथ में जो बीजेपी के साथ संबंध है वो इतने परस्पर अच्छे नहीं माने जाते हैं। हालांकि शिवराज सिंह चौहान ने अपनी जो कह सकते हैं छवि है उसको मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनाने के बाद में काफी कुछ बदलाव उन्होंने किए हैं और लोकप्रिय भी माने जा रहे हैं। तो ऐसे में जो संजय जोशी जी का नाम है, आपको भी पता है सर, गुजरात में जब वो थे तब मामला जो है बहुत ज्यादा अच्छा नहीं था। वसुंधरा राजे भी है, जब वो मुख्यमंत्री बनी है तो उन्होंने अपने एजेंडे को ही हमेशा प्राथमिकता दी है, अपने हिसाब से सरकार चलाई है। और जो नाम है, क्या नाम है, शिवराज सिंह चौहान का, अब नजदीकियां जरूर है लेकिन इससे पहले जब अडानी जी के बहुत ज्यादा करीब माने जाते थे। तो किस तरीके से देखते हैं, आपको लगता है कि इन नामों में भी कुछ जो है तार्किक दम है, या फिर ये नाम बीजेपी के नामों के सामने, या कह सकते हैं आरएसएस और बीजेपी के लिहाज से इनमें भी कुछ बड़ा फेरबदल हो सकता है? देखिए शोभित, ये नाम जो है ये बहुत भारी भरकम नाम है जी। और इनसे गुजरात लोबी को डर लगता है। गुजरात लोबी जानती है कि इनमें से कोई भी व्यक्ति अगर बनता है तो गुजरात लोबी की एक नहीं चलेगी। तो इसलिए घोर भयंकर विरोध है गुजरात लोबी में इन नामों को लेकर। आरएसएस की पहली पसंद है ये नाम, आरएसएस की सबसे पहली पसंद है संजय जोशी, लेकिन संजय जोशी का नाम आते ही इनको बुखार चढ़ जाता है और ये उस नाम को रिजेक्ट कर देते हैं। लेकिन आरएसएस ने कह दिया कि संजय जोशी को आना ही है। अगर आप राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पे उनके नाम पे सहमति नहीं देते हैं तो उनको दूसरा कोई पद दिया जा सकता है, राष्ट्रीय महासचिव का दिया जा सकता है, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष का दिया जा सकता है। उनकी एंट्री तय है। एक तो आप ये सुन लीजिए। दूसरा, अगर आप शिवराज चौहान की बात करते हैं, शिवराज चौहान हर लिहाज से
नरेंद्र मोदी जी से भी सीनियर हैं, और बाकी जो दूसरे नेता हैं, सबसे सीनियर नेता और सबसे लोकप्रिय नेता अगर आज किसी को आप पार्टी में देखते हैं, वो शिवराज चौहान है। वो भी 3 बार के मुख्यमंत्री हैं, 6 बार के सांसद हैं। पिछली बार भी अगर आप देखेंगे, गुजरात में भी इतने अच्छे रिजल्ट भारतीय जनता पार्टी के नहीं रहे जितने अच्छे रिजल्ट 100% रिजल्ट उन्होंने मध्य प्रदेश में दिए, और बहुत बड़े मार्जिन से वो एमपी का चुनाव जीत के आए हैं। जबकि उनको उनके नाम पे चुनाव मध्य प्रदेश का लड़ा गया और उनको सीएम नहीं बनाया गया। उसके बावजूद शिवराज चौहान का पार्टी के साथ इस लेवल तक जुड़े रहना उनकी लोकप्रियता को दर्शाता है, और उनकी जो एक स्वीकार्यता संघ में है वो भी कोई भुलाई नहीं जा सकती। दूसरी जो तीसरा नाम आप ले रहे हैं वसुंधरा राजे का, वसुंधरा राजे भी कद्दावर नेता है। वसुंधरा राजे का भी अपना राजस्थान ही नहीं, आसपास के राज्यों में भी उनका प्रभुत्व है, और वो जाट समाज और ठाकुर समाज दोनों समाज को जोड़ती हैं। दूसरी बात यह है कि उससे भी असहज हैं गुजरात लोबी, तो गुजरात लोबी उनके नाम पे भी अपनी जो है सहमति नहीं दे रही है। तो कहीं ना कहीं आरएसएस और भाजपा के बीच इस बात को लेकर टकराव है। तो इसलिए मैं इन नामों को सेकंड पे रखता हूं। नाम लिए हैं उन पे कहीं ना कहीं थोड़ा सॉफ्ट बीजेपी भी नजर आती है, और ये गुजरात लोबी को भी उनसे कोई खतरा या कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि उनकी दिक्कत ये है कि हिंदी पट्टी के जो राज्य है, तो वो हिंदी बोलने में उनको थोड़ी दिक्कत होगी, उसका थोड़ा सा एक बात है, लेकिन वो इतना बड़ा इशू नहीं है, क्योंकि वेंकैया नायडू की हिंदी से कोई दिक्कत किसी को नहीं हुई थी। दूसरी बात अगर आप देखते हैं कि इसके अलावा भी कई नाम है, भूपेंद्र यादव का नाम है, धर्मेंद्र प्रधान का नाम है, जो इनको माना जाता है कि ये बिल्कुल ही गुजरात लोबी की डमी है। तो इन पे भी भारतीय जनता पार्टी के जो व्यू है उसको नकार देता है संघ, और संघ साफ मना कर देता है कि इन लोगों को बिल्कुल नहीं बनाया जाएगा। तो कहीं ना कहीं इस तरह से दोनों तरफ से नाम फेंटे जा रहे हैं। अब उसमें संघ कितना दबाव बना पाता है, और भारतीय जनता पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व आज गुजरात लोबी के तौर पे वो कितना दबाव बना पाता है, ये देखना होगा। लेकिन जैसा कि हमें पहले लग रहा था कि 15 तारीख से पहले पहले या 15 के आसपास बन जाना चाहिए, अब ये खबरें ये है कि अब मुझे नहीं लगता कि इतनी जल्दी होगा, होली के बाद ही, और अभी पार्लियामेंट सेशन भी मंडे से शुरू हो रहा है। तो अब मुझे लगता है कि और 15 से 20 दिन हमें राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए इंतजार करना होगा। जी जी सर, इंतजार करना होगा क्या? ऐसी भी कोई तस्वीर बन रही है? आपसे समझना चाहूंगा कि इंतजार ये और ज्यादा लंबा हो जाए, या इंतजार खत्म होकर जेपी नड्डा के ही कार्यकाल को और बढ़ा दिया जाए? क्या ये भी बीजेपी कर सकती है? क्योंकि कुछ राजनीतिक जानकार तक यहाँ कह रहे हैं कि जेपी नड्डा के ही कार्यकाल को फिर से और मतलब इन्हीं के हाथों में दोबारा से जिम्मेदारी सौंप दी जाएगी। क्या ऐसा कुछ आपको लगता है? नहीं, देखिए इस तरह का कुछ लोग माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन संघ इनसे इत्तेफाक नहीं रखता, और संघ ने साफ मना कर दिया है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष नया ही होगा। अगर इस तरह की चीजें होनी होती तो अभी तक हो चुकी होती। नड्डा का कार्यकाल बढ़ाने के लिए इतनी कवायद करने की जरूरत नहीं थी। तो अगर इतनी कवायद हो रही है, आरएसएस भी जोर दे रही है, भारतीय जनता पार्टी के तमाम जो राज्य हैं वहां से लिस्टें आ रही हैं, वहां अध्यक्ष बन रहे हैं, तो नड्डा का तो सवाल ही नहीं उठता कि उनको रिपीट किया जाएगा। नए किसी व्यक्ति को लाया जाएगा, इसकी संभावनाएं बहुत ज्यादा हैं। लेकिन इसके लिए अब मुझे लग रहा है कि एक आध महीना और खर्च हो सकता है। तो अब हमें ये होगा कि अप्रैल के मिड या अप्रैल के सेकंड वीक तक ही हमें नया कोई अध्यक्ष मिलेगा, मुझे ऐसी उम्मीद है। जैसा कि आपने सवाल पूछा है, नड्डा के नाम पे सहमति आरएसएस की तरफ से बनेगी, ये मुझे नहीं लगता। जी जी बिल्कुल सर, एक तो तस्वीर ये है, दूसरी तस्वीर ये है कि बीजेपी दो खेमों में बटी हुई नजर आती है। एक तो ये है कि एक तो गुजरात लॉबी, दूसरी आरएसएस लॉबी। अगर उत्तर प्रदेश का जिक्र करूं तो योगी आदित्यनाथ की भूमिका को भी नहीं नकारा जा सकता है। गुजरात लॉबी के सानिध्य में कई सारे, यहाँ तक कि कई दोनों डिप्टी सीएम हैं, ब्रजेश पाठक जी, केशव प्रसाद मौर्य जी। जैसा कि आपने भी देखा था जब बीते दिनों सरकार और संगठन को लेकर जो रस्साकसी चली थी, उसमें क्या स्थिति बनी थी उत्तर प्रदेश में बीजेपी के नेताओं की, वो किसी से छुपी नहीं है। दिल्ली से लखनऊ तक की परेड देखने को मिली थी, और ऐसे में योगी आदित्यनाथ जो लिस्ट भेजते हैं उनको दरकिनार कर लिया जाता है। लोकसभा में जिन सांसदों को चाहते थे कि टिकट मिले या जिन नए चेहरों को तवज्जो दी जाए, वो टिकट काट दी जाती है। नतीजा आपके सामने है कि 33 सीटों पर सिमट कर रह जाती है बीजेपी। 80 में से 80 का 80 नारा दे रही थी। तो आपको लगता है कि बीजेपी
मतलब जो जो जिन चीजों को संघ प्रमोट कर रहा है उनको बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व यानी कि अमित शाह लॉबी वो सिरे से नकार रही है। वजह क्या मानते हैं इसको? देखिए, आपको ये देखना होगा कि भारतीय जनता पार्टी के आज के शीर्ष नेतृत्व की जो रणनीति है, अगर आप तमाम राज्यों की बात करें तो वहां मुख्यमंत्रियों को आप देख सकते हैं। जी अगर हम साफ तौर पे कहें कि इनकी जो रणनीति है वो सीधी डमी मुख्यमंत्री की है, और कोई भी पावरफुल नेता या कोई भी ऐसा लोकप्रिय नेता किसी बड़े पद पे ना बैठे जो कल को इनको चैलेंज करे। उससे बचने के लिए सिर्फ एकमात्र उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं जो दिल्ली के दबाव में नहीं आ रहे हैं, और उसका सबसे बड़ा कारण ये माना जाता है कि उनकी उत्तर प्रदेश में अपना दबदबा, अपनी लोकप्रियता, हिंदू नेता का भारतीय जनता पार्टी में उभरता हुआ कद, और ऊपर से आरएसएस का कंधे पे हाथ। तो इसलिए गुजरात लॉबी बार बार उनसे मात खा जाती है, और गुजरात लॉबी तमाम शाम दाम दंड भेद उनके ऊपर भी आजमाती है कि उनको कैसे हटाया जाए या कैसे कुछ उनको किया जाए। अब आप कई बार देखेंगे, जैसे आप कुंभ में घटना हुई, वहां 30 लोगों के मरने की खबरें आई, तो उत्तर प्रदेश सरकार और योगी उसको झुठलाते रहे, लेकिन पीएम ने तुरंत ट्वीट किया और पीएम ने कहा कि भाई मैं उनको श्रद्धांजलि देना चाहता हूं 30 लोगों की जिनकी वहां पे मृत्यु हुई है। तो वहां हड़कंप हो गया और योगी जी को बैकफुट पे जाना पड़ा। अभी आप जी देखेंगे 2 दिन से खबर चल रही है कि वहां पे जो नाविक था उसको कैसे हम्म, क्या हुआ, टीवी चैनल खबरें चला रहे हैं, राष्ट्रीय चैनल खबरें चला रहे हैं, जिनको माना जाता है कि वो जो है भारतीय जनता पार्टी या सरकार के पिट्ठू हैं, और वो अगर बिल्कुल। नेगेटिव खबर उत्तर प्रदेश सरकार की योगी की चला रहे हैं तो इसका क्या मतलब माना जाए? क्या चैनलों में इतनी उत्सुकता आ गई है और चैनलों में इतने रीढ़ की हड्डी सीधी हो गई है कि वो और सरकारों के खिलाफ सामर्थ्य आ खबरें गया है। चला रहे हैं? बिल्कुल तो मैं बिल्कुल मैं सामर्थ्य इसीलिए दिखा रहा है। हाँ, तो इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि ये सारी चीजें जताती हैं कि कहीं ना कहीं केंद्र का जो नेतृत्व है वो योगी से परेशान है, उसके उभरते बढ़ते कद से परेशान है, और वो उस कद को छोटा करना चाहता है। जैसा कि मैंने जी आपने पढ़ा भी होगा, पिछले दिनों आर्टिकल लिखा था कि जी भारतीय जनता पार्टी का जो दिल्ली का शीर्ष नेतृत्व है जी उसका सीधा सीधा एजेंडा है कि योगी को कद को कैसे छोटा किया जाए। वहां पे एक नए मुख्यमंत्री बनाने की कवायद भी चल रही है दिल्ली में, वो कब हो पाएगी, कैसे होगी, आरएसएस कितना रोड़ा उसमें अटकाएगी। उसके बाद फॉर्मूला 2 है, अगर वो नहीं उस पर कामयाब होते हैं तो उसके बाद ये होगा कि राज्य का बंटवारा कर दिया जाए, जो क्योंकि उस राज्य के बंटवारे के लिए लंबी मांगे चल रही है। पश्चिम उत्तर प्रदेश के लोग हरित प्रदेश की मांग कर रहे हैं, अवध जी प्रदेश की मांग चल रही है, उधर बुंदेलखंड में बीच बीच में मांगे उठती रहती हैं। तो उससे क्या होगा कि एक स्टेट के 4 स्टेट कर दिए जाएंगे, तो योगी जी किसी एक ही स्टेट के सीएम तो बनेंगे, चारों स्टेट के जी सीएम तो योगी बनेंगे नहीं। तो एक स्टेट बिल्कुल दे दीजिए योगी को, 12-15 लोकसभा का, और बाकियों में सब अपनी डमी बिठा दीजिए। तो ये भी जी हथियार जो है केंद्र की तरफ से चलाया जा सकता है। तो तमाम जो हथकंडे हैं वो केंद्र की तरफ से चलाए जा रहे हैं, और उन पे काम भी हो रहा है। अब कौन सा हथकंडा कब काम आएगा, किसको किस हथियार को कब यूज करना है, ये सारी कवायद अभी दिल्ली से चल रही है। फिलहाल जो फोकस है वो अभी बिहार पे फोकस है। और देखिए, जो केंद्रीय नेतृत्व है भारतीय जनता पार्टी का, गुजरात जो लॉबी है वो अभी घबराई हुई है कि हम नीतीश कुमार और नायडू को संभालने के चक्कर में जो अंदर जो एक बड़ी संख्या है ऐसे सांसदों की जो संघ की विचारधारा और संघ की मानसिकता के हैं, वो भी कहीं ना कहीं गुजरात लॉबी से नाराज हैं। उनके कहीं ना कहीं हाथ बंधे हुए हैं, लेकिन जब कहीं मौका आएगा, जब कहीं संघ इशारा करेगा, तो वो इनके अगेंस्ट कोई कदम ले सकते हैं जिससे कि इनको खतरा हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं एक डर इनको इस चीज का भी है, इसलिए ये खुलेआम कोई बड़ा कदम नहीं उठा रहे हैं, और इसलिए कोई बड़ा कदम अपनी मर्जी से ये नहीं ले पा रहे हैं, इसलिए ये लोग भी संघ के कहीं ना कहीं दबाव में हैं। जी। जी बिल्कुल। जब हम सर योगी आदित्यनाथ का जैसा कि आपने जिक्र किया, दूसरी बड़ी चीज ये है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष पद की हम बात करते हुए नजर आ रहे हैं, तो एक और तस्वीर बनती हुई नजर आती है कि मोदी साहब भी 75 साल वाला जो आंकड़ा है उसको पूरा कर चुके हैं। विकल्प किसे देखते हैं योगी आदित्यनाथ के लिए, जैसा कि गुजरात लॉबी उन्हें दरकिनार कर रही है? आप इस पद के लिहाज से अभी वर्तमान जो समय चल रहा है,
उसे किस चेहरे को उपयुक्त मानते हैं? एक तो योगी आदित्यनाथ हो गए, नितिन गडकरी का भी नाम आता है, देवेंद्र फडणवीस साहब भी जो है कभी कभी इनका भी गाये बगाए नाम निकाल कुछ लोग ले लेते हैं कि ये भी दावेदार हो जाएंगे। फिर अमित शाह के नाम का कोई जिक्र करता हुआ नजर नहीं आता। हो सकता है कि अमित शाह इसी वजह से भयभीत है और ये सब पूरी कहानी रचते हुए नजर आ रहा है। आपको लगता है कि ये समीकरण बनाने से कुछ उनके लिए हितकर साबित होगा, कुछ बात बनेगी, कुछ पैठ बढ़ेगी? क्या लगता है सर? देखिए, जिस बात से मैं बचना चाह रहा था या जो मैं कुछ कहना नहीं चाह रहा था वो बात आपने कह दी है। जी और इसमें कोई दो राय नहीं है, राजनीति में हर व्यक्ति अपना कद बढ़ाना चाहता है, हर आदमी जी बड़ा पद पाना चाहता है। जो मंत्री है वो कैबिनेट मंत्री बनना चाहता है, जो कैबिनेट मंत्री है वो मुख्यमंत्री बनना चाहता है। ये राजनीति में सबकी अभिलाषा होती है, सबकी इच्छा होती है, इस ये बात कोई गलत नहीं है। जाहिर सी बात है, जो फॉर्मूला तय किया है नरेंद्र मोदी जी ने, वो 75 साल का फॉर्मूला है और उन्होंने ही वो फॉर्मूला गढ़ा था। तो अब उनको उस फॉर्मूले की कसौटी पे खरा उतरना है। तो जी 27 सितंबर को मोदी जी 75 साल के हो जाएंगे, तो सब उनकी बिल्कुल। तरफ देख रहे हैं। तो जी मोदी जी उस टाइम पे क्या डिसीजन लेंगे? क्या वो उसका जुमला बता देंगे कि वो तो सिर्फ जुमला था, या ये बताएंगे कि भाई वो मैं नहीं, जो मैंने कहा था वो मैं करूंगा? तो अगर वो जी करते हैं तो क्या वो राष्ट्रपति बनते हैं? क्या वो मार्गदर्शक मंडल में जाते हैं? क्या वो राजनीति छोड़ते हैं? अगर इस तरह का कुछ होता है तो फिर नंबर 2 कौन होंगे, उनकी जगह कौन लेंगे? तो उनकी जगह लेने वालों में आरएसएस और संघ चाहता है कि योगी लें या फडणवीस लें। तो उस लिहाज से अमित शाह चाहते हैं कि मैं खुद लूं। तो अमित शाह बिल्कुल। के सामने ये दो बड़े चेहरे खड़े हो जाते हैं, तो अमित शाह जी इन दोनों को कैसे निपटाया जाए उस रणनीति पे काम करते हैं। ये तो राजनीति है, तो सियासत है। ये खाली भारतीय जनता पार्टी में ही हो रही है, उससे पहले भी होती रही है, कांग्रेस बिल्कुल। में भी हुई है, जी बाकी बाकी छोटे दलों में भी होती है, पहले जो राजे महाराजे होते थे उसमें भी होती थी। तो ये जो अभिलाषा है, एक व्यक्ति हटेगा या एक व्यक्ति को किस प्रकार से कुर्सी से हटाया जाए और मैं बैठूं, उसकी तो अभिलाषा और उसकी तो सारी तैयारियां नेता लोग करते ही हैं, तमाम राजनीतिक दल करते हैं। उसमें कोई भारतीय जनता पार्टी और अमित शाह जी अलग नहीं है। सबकी इच्छा होती है कि वो देश का प्रधानमंत्री बने। वो नेता अगर है तो उसकी सबसे बड़ी इच्छा है कि मैं देश का प्रधानमंत्री बनूं। कई लोग चाह के भी नहीं बन पाते और कई लोग तिगड़म से बन जाते हैं। अब अडवाणी जी कितने साल वेटिंग पीएम की लिस्ट में टंगे रहे, आखिरकार नहीं बन पाए पीएम। और जी कई लोग ऐसे भी हैं जो सो रहे थे, चद्दर ओढ़ के फोन गया, कल सुबह शपथ लेनी है। ऐसे लोग भी हैं, गुजराल जैसे लोग भी हैं, देवगौड़ा जैसे लोग भी हैं, जो सो रहे थे चद्दर ओढ़ के, फोन आया कि जाइए शपथ लीजिए, तो शपथ पीएम की ले लिए। तो ये सब किस्मत की भी बातें होती हैं। और कई लोग ऐसे होते हैं जिन्होंने जीवन भर बहुत ज्यादा मेहनत करी और वो इस काबिल भी थे, तब भी प्रधानमंत्री नहीं बन पाए। तो जी ये सारी चीजें हैं, राजनीति में तिगड़मबाजी भी चलती है। तो उसी तिगड़मबाजी के तहत वो बात है जो आप करना चाह रहे हैं और मेरे से पूछना चाह रहे हैं। जी तो अमित शाह को भी सर कह सकते हैं कि जल्दी है कि पीएम की कुर्सी खाली हो ताकि उनका नंबर जो है वो आ गया। एक सवाल ये भी है कि अगर मार्गदर्शक मंडल में चले जाएंगे, बीजेपी का मार्गदर्शक जो मंडल है उसे आपने भी बहुत करीब से देखा होगा सर, ये बहुत ज्यादा इनएक्टिव हो जाते हैं जो इस मंडल में शामिल हो जाते हैं लोग। ये फिर जो है अपना सम्मान अपने हाथों ही करते हैं, कोई दूसरा जो है यदा कदा कर ले तो बहुत बड़ी बात है। तो पीएम मोदी क्या जाना चाहेंगे इस मंडल में? देखिए, मोदी जी अगर मार्गदर्शक मंडल में भी जाएंगे तो मार्गदर्शक मंडल में भी एक नई प्रयोगशाला बन जाएगी, क्योंकि मोदी जी जहां जाते हैं वहीं एक नया इवेंट शुरू कर देते हैं वो। तो जी मार्गदर्शक मंडल का भी जो है ये वो क्या बोलते हैं, जीर्णोद्धार हो जाएगा। जी मार्गदर्शक मंडल में भी वहां पे रोज क्लासें लगेंगी, वहां पे तमाम नई बैठके नई होंगे। चीजें होंगी। हाँ, जी और दूसरी बात यह है कि इतनी इजली जो हम सोच रहे हैं वो मार्गदर्शक मंडल में जाने वाले नहीं है, बिल्कुल। इतना आसान नहीं है। वो कई सारे जो रास्ते बनाते हैं वो दूसरों के लिए बनाते हैं, अपने लिए नहीं बनाते। और जो रास्ते अपने लिए बनाते हैं वो दूसरों के लिए बंद कर देते हैं। जी तो वो जहां जाएंगे वहां अपना रास्ता खुद बनाएंगे, और जहां वो जाना नहीं चाहेंगे या किसी को भेजना नहीं चाहेंगे उसका रास्ता पहले ही बंद कर देंगे। तो अगर वो चाहेंगे कि अमित शाह के लिए कुछ रास्ता खुले तो वो उनकी मदद करेंगे, और अगर वो नहीं चाहेंगे कि मेरे बाद अमित शाह इस पोस्ट पे ना है तो वहां गड्ढे खोद देंगे उस रास्ते में। तो जी उनकी सोच किस तरह की है
वो किस प्रकार के नेता हैं, वो क्या करते हैं, वो सर्वविदित है, उसमें मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है। हमें ये इतनी आसानी से नहीं मान लेना चाहिए कि भले ही 75 साल के मोदी जी हो जाएं और वो चुपचाप जाके जो है मार्गदर्शक मंडल में बैठ जाएंगे, इतना भी हमें चुपचाप सोचना नहीं चाहिए। उसके पीछे और भी कई सारी चीजें होंगी, आप देखेंगे, आपके सामने हो जाएगा, और इसमें कोई बहुत देर नहीं है, 2-3 महीने की बात है, तो आप इंतजार कर सकते हैं। आपकी तो आयु अभी लंबी है, आपको तो अभी बहुत तमाशा देखना है, जो सियासी तमाशा है वो आपको लंबा देखना है और उसमें इन्वॉल्व भी रहना है। जी शोभित जी। मेरा अंतिम सवाल सर आपसे यही है, वापस से मुद्दे पर आना चाहूंगा। ये जो खींचातान चल रही है पर्दे के पीछे वाली, अब इसका कोई निष्कर्ष निकलेगा? ये जो, जैसा कि आपने भी कहा कि अभी बिहार चुनाव है, तो ये काम, ये टाइम जो है और ज्यादा एक्सटेंड हो जाएगा। तो आने वाले समय में बिहार चुनाव के बाद भी जो है ये टाइम बढ़ता जाएगा, क्योंकि अभी जो माहौल लग रहा है बहुत ज्यादा फेवर में नहीं लग रहा है, क्योंकि एक तो गहमा गहमी है, नामों को लेकर बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है, रस्साकसी का जोर है, और अपने आप को ज्यादा हितकर साबित करना कि हम प्रभावशाली ज्यादा है, ये भी दिखाने की बीजेपी के अंदर होड़ मच गई है, खासकर आरएसएस और बीजेपी लॉबी में। तो आपको लगता है कि ये प्रक्रिया अभी और ज्यादा मतलब लंबी चलती रहेगी, बिहार चुनाव के इतर भी ये चलती रहेगी? देखिए शोभित, अगर आप देखें, लगभग 7 महीने बचे हुए हैं बिहार के चुनाव में, जी और 1 महीना तो हम लोग खुद ही कह रहे हैं कि 1 महीना और खिंच जाएगा। उसके जी बाद कुछ ऐसी परिस्थितियां भारतीय जनता पार्टी के नेता खड़ी कर सकते हैं कि संघ भी दबाव में आ जाए कि नहीं नहीं, हम पहले बिहार करें। बिहार एक ऐसा राज्य है जहां हमारी एंट्री नहीं हो पाई है, और भारत के या देश के 2 ऐसे बड़े राज्य हैं कि जहां पे सबसे ज्यादा राजनीति होती है, और सत्ता के हिसाब से, सियासत के हिसाब से बहुत महत्वपूर्ण राज्य माने जाते हैं बिहार और उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने कब्जा किया है, लेकिन बिहार उसकी पहुंच से दूर है। तो जी भारतीय जनता पार्टी के पास ये बहुत बड़ा एक ऑप्शन है कि भाजपा के नेता कि हमारा फोकस बिहार पे है और हम कोई इस तरह का मैसेज अभी नहीं देना चाहते, तो उसमें कोई इस प्रकार की सहमति बन जाए कि बिहार चुनाव तक खींच दो। और बिहार चुनाव में महाराष्ट्र के पैटर्न पे अगर भाजपा को सफलता मिल जाती है, तो फिर भाजपा के जो नेता है वो संघ पे और दबाव बना लेंगे कि हमने एक ऐसे स्टेट को जीत लिया है जहां लोगों ने कल्पना ही नहीं की थी। तो वहां अगर बिहार में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन जाती है, तो एक दबाव संघ पे बन जाएगा और इनके हौसले बुलंद हो जाएंगे। तो फिर हो सकता है कि ये अपने किसी रबर स्टैंप राष्ट्रीय अध्यक्ष को लाने में कामयाब हो जाए। तो इसलिए इनकी पूरी कोशिश रहेगी कि इस मामले को थोड़ा लंबा खींचा जाए और राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव को टाला जाए। तो ये कोशिश भी इनकी तरफ से की जा सकती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जी जी चलिए सर, हमसे जुड़ने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद। तो कह सकते हैं कि राजनीति जो है वो बदलती हुई नजर आ रही है, और खास तौर पर अब जो पेस फंस फंस गया है, जो रस्साकसी देखने को मिल रही है, वो एक बार फिर से बीजेपी और आरएसएस के बीच ही देखने को मिल रही है। क्योंकि लगातार बीजेपी कुछ नामों को लेकर मंथन कर रही है, राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर, और बीजेपी के पास भी कुछ नाम है, खास तौर पर जो उनके नाम है और जो आरएसएस के नाम है, उनमें जमीन आसमान का बड़ा परिवर्तन है। और अब सुबुगाहट ये देखने को मिल रही कि इन नामों को लेकर जो मोहन भागवत जी हैं, जो प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, उनके बीच जो एक दीवार है, या कह सकते खाई है, वो बढ़ती हुई नजर आ रही है। समय जरूर तस्वीरों को साफ करेगा, और वो तस्वीरें क्या होंगी ये आने वाला समय बताएगा। फिलहाल अन्य मुद्दों को लेकर भी हम आपके सामने हाजिर होते रहेंगे। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।